हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 30 सितंबर 2025 है और कल जो न्यूज इवेंट्स चर्चा में रहे उन पे बेस्ट एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे देखेंगे। आइए बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू किस बारे में? जल प्रहार एक्सरसाइज के बारे में है। जल प्रहार 2025 क्या है बेसिकली, अगर आप देखो स्टेटमेंट कह रहा है कि जल प्रहार 2025 इज अ बाई एनुअल, मतलब 2 साल में होने वाली एक एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एम्फीबियन एक्सरसाइज कंडक्ट की किसके द्वारा? इंडियन नेवी के द्वारा और इंडियन आर्मी के द्वारा। पता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट देखो आप। द हार्बर फेज टुक प्लेस इन विशाखापट्टनम विथ आर्मी ट्रूप्स इंडक्टेड ऑन बोर्ड इन INS घड़ियाल। तो हार्बर जो इसका जो फेज है वो कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ, आंध्र प्रदेश में। वहीं जो इसका घड़ियाल INS घड़ियाल अगर हम देखें, जहाँ पे अगर आप देखो थल सेना को INS घड़ियाल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं। अब न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि जो जल प्रहार 2025 है, क्या नाम है इसका? जल प्रहार 2025। ये इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ बेसिकली ये है कि प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन बनाना, ठीक है, इंटर ऑपरेशन जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए बेहतर समन्वय करना, और इसको 2 फेज़ में किया जा रहा है। पहला फेज़ जो इसका हो रहा है वो हो रहा है विशाखापट्टनम में, और दूसरा फेज़ इसका कहाँ पे होगा? काकीनाडा में। तो जो हार्बर फेज़ है ना वो कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम में। और जो ओशन वाला फेज होगा, सी वाला जो फेज होगा वो काकीनाडा में होना है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये न्यूज़ में था। अब अगर आप बात करो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, ये इसमें भारत की जो नौसेना है, भारत की जो थल सेना, इंडियन आर्मी है, इसके बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए 2 साल में किया जाने वाला अभ्यास है। ठीक है, अब कुछ ज़्यादा इसमें से न्यूज नहीं था जो मेंस में आया, कुछ ऐसा अलग फैक्ट नहीं था, तो यहाँ पे हम इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में? येलो टेल्ड एशे स्किमर के बारे में है। अब क्या स्टेटमेंट कह रहा है कि जो येलो टेल्ड एशे स्किमर है ये जो ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है, ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज है विथ डिस्टिंक्ट ब्लूइश पाउडर लाइक कोटिंग ऑन द मेल्स अपर बॉडी। तो इसके ऊपर अगर आप देखोगे नीले रंग का पाउडर जैसी एक लेयर दिखती है। ठीक है, दूसरा, इट इज़ क्लासीफाइड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN लिस्ट। अब अगर बात करो ये कहाँ देखी गई है? रिसेंटली देखी गई है दिल्ली में। दिल्ली में अगर आप देखोगे तो एक यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, वहाँ पे इसको देखा गया है। अब इसका अगर हम देखें, ये अपने जो इसका मतलब ग्रुप है उसमें 2 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है, 2 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसे पोटामाका भी कहा जाता है। अब इसका वितरण कहाँ है? अगर हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो साउथ एशिया में आपको ये देखने को मिलता है। ऐसा मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है, साउथ एशिया में, खासतौर पर जो साउथ ईस्ट एशिया है, इसके अलावा ओशिनिया में भी देखने को मिलता है। जो पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। भारत में है तो भारत है, इंडोनेशिया है, चाइना है, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों में पाया जाता है। तो एक तरह का ये ड्रैगन फ्लाई होता है। अब फोटो आप इसकी सर्च करके आप देख सकते हैं। ठीक है, IUCN में अगर हम बात करें तो किस लिस्ट में आता है यहाँ पर? तो IUCN में आई थिंक ये इंडेंजर्ड में नहीं आता है, ये आता है लिस्ट कंसर्न में। किस में आता है? लिस्ट कंसर्न। अब आपको पता है कि IUCN के बारे में एक और बार और बता देते हैं। 1948 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ये क्या करता है? आई थिंक 9 कैटेगरी देता है, जिसमें सबसे खतरनाक जो कैटेगरी होती है जीवित में वो होती है क्रिटिकल इंडेंजर्ड के बाद होती है इंडेंजर्ड के बाद होती है वल्नरेबल। तो अगर आप देखोगे तो ये उसके बाद होती है लिस्ट कंसर्न। तो मतलब कि ऊपर से अगर आप देखो तो 4थी श्रेणी में आता है खतरनाक जो इसकी कैटेगरीज होती हैं उनमें। ठीक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा स्पेसिफिक न्यूज नहीं है, तो खाली इसमें IUCN स्टेटस के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे देख लिया, कहाँ पाई गई है देख लिया, कहाँ पे देखा गया है और कहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारी बातें हमने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट MCQ हम देखेंगे इसके बारे में, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो लाचीपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड है कहाँ पे? बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस्टेब्लिश किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए इंडेंजर्ड मारखोर स्पीसीज। अब ये मारखोर जो प्रजाति होती है उसको क्या करने के लिए? सिक्योर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर। ये झेलम रिवर के सदर्न बैंक में है। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों के बारे में आपको कितना पता है नहीं पता है। अब अगर आप देखो जो लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग ये फैली हुई, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। तो जो कहते हैं जो वाइल्ड जो गॉट होती है, जंगली बकरी अगर हम बात करें, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ये झेलम नदी के सदर्न नहीं बल्कि नदर्न बैंक में इस्टेब्लिश है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा और क्या आप इसके बारे में याद रख सकते हैं? और कुछ इसमें खास फैक्ट नहीं है। झेलम नदी के बारे में आप याद सकते हैं। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बेरीनांग जो लेक है वहाँ से झेलम नदी निकलती है, बेरीनांग लेक है।
ठीक है। बेरी मिलती है किसमें जाके, सिंधु नदी में जाके मिलती है। और सिंधु की जो 5 बड़ी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, उसमें से एक ये मेजर ट्रिब्यूटरी है। और जब ये भी देख लो आप 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, तो उसमें जो सिंधु झेलम चिनाब जो है, सिंधु झेलम और जो चिनाब है, इसको पाकिस्तान का जो मेजर पार्ट इसका पाकिस्तान को जाना था, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो यहाँ पर इंडेंजर्ड हंगुल पाया जाता है, हंगुल स्पीसीज पाया जाता है, हंगुल डियर पाया जाता है, जिसे कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, यह भी यहाँ पे पाया जाता है। और इसके अलावा इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जानने के लिए था। हिमालयन ब्लैक बियर भी यहाँ पे पाया जाता है, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे देखा जाता है, मस्क डियर भी देखा जाता है। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। 141 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो किस रिवर के किनारे है, क्या यहाँ पे पाया गया है, लाचीपुरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मार्क 4 क्या है, ये सारी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे। इसी पर बेस्ड एमसीक्यूज बन सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डिटेलिंग इनमें नहीं जाएगा कि अब उसका क्या सिचुएशन है, कुछ भी ऐसी इसमें चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। अब आगे देखें, अगला एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे एग्री स्टैक स्कीम के बारे में है। जो एग्री स्टैक स्कीम है वो क्यों न्यूज में था, तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी आदेश आया है कि इसमें जो किसानों का पंजीकरण का जो टाइम पीरियड था वो पूरा हो चुका है एग्री स्टैक स्कीम के बारे में। तो अब एग्री स्टैक जो स्कीम हो जाती है वो चर्चा में आ जाती है। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द एग्री स्टैक स्कीम इंटीग्रेटेड फार्मर डाटा लैंड रिकॉर्ड एंड स्कीम बेनिफिट इनटू द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग डाटा सेंट्रिक डिजिटल सर्विस। तो ये जो स्कीम है, तो किसानों का जो डाटा होता है, लैंड का जो डाटा होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि जो डाटा बेस्ड डिजिटल सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा सके। अब अगर बात करो, ये तो बात एकदम सही है, कॉमन स्टेटमेंट लग रहा है। ये क्या करेगा, ये इंक्लूड क्या करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा किसका, फार्मर का डाटा, फार्मर डाटा इंटीग्रेट करेगा। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेट करेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसके द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसका पर्पज़ क्या है कि फार्मर और फार्मलैंड्स का जो प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, फार्मर की एक यूनिक आईडी मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस इस्टेब्लिश किए जाने की बात होती है, यूनिफाइड फार्मर सर्विस इंटरफेस, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। कुछ बहुत ज़्यादा मेजर फैक्ट तो इसमें है नहीं, बस यही था। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी इससे रिस्पॉन्सिबल है, तो नहीं, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो पर्पज होगा, एग्री स्टैक सैंड बॉक्स भी इसमें एक है, सैंड बॉक्स है, उसका पर्पज ये होगा कि अलाउ करना किसानों को टेस्टिंग करने के लिए। कुछ भी अगर चीज़ें हैं तो सेफ्टी फेल होता है, कुछ भी इशू होता है, तो उनके लिए सैंड बॉक्स बेसिकली क्या होता है, सैंड बॉक्स जैसे मान के चलो रेत का एक बॉक्स बना दिया गया, अब उसमें बोला कि आपको जो बनाना हो बनाइए, तो उसको बेसिकली टेस्टिंग करने के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाता है, उसे सैंड बॉक्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ये सैंड बॉक्स इसके लिए बनाया गया है। तो पूरा का पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसके अंतर्गत ये सारा काम होता है, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। तो रिसेंट में यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इशू किया है स्टर्न वार्निंग टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एम्फेसाइज करना स्ट्रिक्ट एक्शन विल टेकन अगेंस्ट दोज हु फेल टू कंप्लीट फार्मर रजिस्ट्रेशन अंडर द एग्री स्टैक स्कीम। तो ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड में अगर उसको यहाँ पे टारगेट दिया गया तो सभी जो किसान हैं उनका जो डाटा है उसमें रजिस्टर करने के संबंध में था, ठीक है। तो ये एग्री स्टैक स्कीम के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा देख लिया। आगे देखेंगे अगला एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में, बेडोम कैट स्किन के बारे में। अब अगर आप देखोगे, बेडोम कैट स्किंक इज ए स्मॉल रेडिश ब्राउन लिजर्ड एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो बेडोम जो कैट स्किंक है एक छोटी लाल भूरी छिपकली है जो केवल वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। अब ये सेमी फोसिरियल है, ठीक है। दूसरा, इट इज रिप्रोडक्टिव साइकिल इज सिंक्रोनाइज विद द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सीजन। इसका जो रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है नॉर्थ ईस्टर्न मानसून सीजन से जुड़ा है। अब ये तो पता ही नहीं कि क्या स्टेटमेंट कहना चाह रहा है ना, नहीं पता है तो सीधी सी बात है कि आराम से आप देखिए और समझिए। अगर आप बात करो तो जो वेडन जो स्टैक है ना, ये कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। और जब वेस्टर्न घाट में पाई जाएगी तो इसका जो रहन सहन का तरीका है या जो रिप्रोडक्शन है वो वेस्टर्न घाट की तरह होगा, जाहिर सी बात है नॉर्थ ईस्टर्न की तरह जुड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो एक एंडेमिक स्पीसीज है वेस्टर्न घाट की, एंडेमिक है, ठीक है। और इसे नाम क्यों दिया गया है कि जो रिचर्ड हेनरी बैडहोम थे उन्होंने इसको खोजा था, जिस वजह से ये नाम दिया गया है। अब इसका जो मानसून पैटर्न है ना, इसको जो रिप्रोडक्शन सिस्टम वो साउथ वेस्ट मानसून से लिंक है, साउथ वेस्ट मानसून से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर ये भारत का मैप है तो भारत के मैप में अगर आपको पता है कि सबसे पहले जो भारत में कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, केरल में इंटर करता है, तो वेस्टर्न घाट में पहले इंटर करता है। तो जब वेस्टर्न घाट में इंटर करता है उसी टाइम पे अगर देखिए इसका ब्रीडिंग साइकिल होता है। तो यहाँ पे ये चर्चा में था तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया। बाकी कुछ ऐसा इसमें ज़्यादा की फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं थे कि बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो, तो जो था हमने यहाँ पर देख लिया है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो तो रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफली देखा जाता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में मेनली इसे देखा जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका में से
पाया जाता है। ठीक है, तो भारत में कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। तो इसलिए ये बेडोम कैट स्किन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा हमने यहाँ पर देख लिया। जो क्वेश्चन 6 देखेंगे हमें भीमा रिवर के बारे में। अब अगर आप देखो भीमा रिवर के बारे में क्यों यहाँ पे कंटेंट आ रहा है या क्यों MCQ आ रहा है कि भीमा रिवर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। बाढ़ आने की वजह से ये देखा जा रहा है कि ये थोड़ा चर्चा में आ गई, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। जो भीमा रिवर है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की, ओरिजिनेट होती है नियर भीमा शंकर टेम्पल इन महाराष्ट्र। देखिए पहले स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। भीमा नदी जो है अभी रिसेंट में महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ का कारण बनी हुई है। अब ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो जो भीमा नदी है कहाँ से निकलती है? भीमा शंकर से निकलती है। भीमा शंकर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई टोटल कितनी? 861 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पंढरपुर वगैरह तेलंगाना, ये तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र में बहती है और पंढरपुर उसके किनारे एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जिस वजह से ये चर्चा में थी। रिवर फ्लो करती है थ्रू महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बिफोर ज्वाइनिंग द कृष्णा। तो इसे ज्वाइनिंग करने से पहले क्या करती है? कहाँ फ्लो करती है? महाराष्ट्र में फ्लो करती है, कर्नाटक में फ्लो करती है, और कहाँ कहाँ फ्लो करती है? आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी बातें यहाँ पे जानने के लिए आ रहा है। अब अगर आप बात करो भीमा जो रिवर है उसके बारे में, तो भीमा नदी जिसे चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है, कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक है। भीमा शंकर से निकलती है, तो हमने यहाँ पर देख लिया। लेकिन ये कहाँ कहाँ जाती है? केवल महाराष्ट्र जाती है, उसके बाद कर्नाटका बहती है, उसके बाद तेलंगाना, ठीक है ना, तेलंगाना, और कर्नाटक में जाके किस में मिल जाती है? कृष्णा में मिल जाती है। ठीक है ना। तो इसका जो अगर आप देखोगे टोटल बेसिन एरिया जो मतलब कि पूरा कैचमेंट एरिया है 48,631 किलोमीटर है, और जिसमें जो ज़्यादातर अगर आप देखो 75% महाराष्ट्र में ही बहती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? तो इंद्रायणी भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इंद्रायणी रिवर ट्रिब्यूटरी है, मूला रिवर ट्रिब्यूटरी है, मूला नदी ट्रिब्यूटरी है इसकी, पावना रिवर ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? पावना रिवर ट्रिब्यूटरी है, और मोथा रिवर। तो ये सारी जो 4-5 ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? भीमा नदी की। अब भीमा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी? कृष्णा नदी की। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और इसके बारे में क्या देख लीजिए? कृष्णा नदी के बारे में देख लीजिए। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कृष्णा रिवर के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा रिवर के बारे में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, गिव मी अ सेकंड, पेन में चेंज कर देता हूँ। हाँ, कृष्णा नदी के बारे में अगर आप देखो तो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, ये भी एक तीर्थ स्थल है। इसकी लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर है। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है। जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था ना, ये किसके बारे में? 4 ऑप्शन दिए गए थे, ये कृष्णा नदी के बारे में दे दिया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश नहीं जाती है कौन सी? ये भीमा नदी। अब भीमा जो कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के बारे में अगर देखो तो इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं? तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जैसे ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सी हो जाएगी? भीमा हो जाएगी, इसके अलावा मूसी हो जाएगी जिसके किनारे हैदराबाद है, घाट प्रभा हो जाएगी, और माल प्रभा हो जाएगी। ये माल प्रभा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी लेफ्ट बैंक से। राइट बैंक से कौन कौन ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी इसकी? राइट बैंक से हो जाएगी तुंगभद्रा ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, कोयना ट्रिब्यूटरी हो जाएगी राइट बैंक से कृष्णा नदी की, वारना ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। अब इसके अलावा कृष्णा में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम है, आलमाटी बांध है, दोंदारा बांध है, कोयना जो बांध है, ये सब इसके किनारे बांध है। ब्लैक सॉइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कृष्णा रिवर के बारे में देख ली, और जाके ये किसमें? बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1। आगे देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अंडमान सी के बारे में। अंडमान सी इज सेमी क्लोज्ड मार्जिनल सी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन ओशन बाउंडेड टू द ईस्ट बाय द स्टेट ऑफ मलक्का। अंडमान सागर उत्तर पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है। अर्धबंद सीमांत सागर जिसका पूर्वी किनारा मलक्का जलमंडल से जुड़ा हुआ है। दूसरा, इट इज होम टू सिस्मिकली इनएक्टिव जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। यह भूकंपीय रूप से निष्क्रिय भौगोलिक संरचनाओं वाला घर है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आपको यहाँ पे बताना है। अंडमान सी में अभी क्या रिसेंट में क्या होगा, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उन्होंने बोला कि अंडमान सी में हमें नेचुरल गैस मिली है। क्या मिली? नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आपको पता है कि भारत के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही लंबे समय से इसके बारे में यहाँ पे चल रहा था कि शायद मिल सकती है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लोकेशन अगर आपको देखें तो अगर ये अपने भारत का मैप देख रखा है तो भारत का मैप यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंडमान सी आपको मिलेगा, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर निकोबार है। तो इस तरह से इसकी क्रोनोलॉजी बैरन आइलैंड है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल है। और रिसेंट में यहाँ पे 72,000 करोड़ का यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं, जिसमें पोर्ट है, एयर इसके अलावा हार्बर्स है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलपमेंट करने का प्रावधान है। अंडमान निकोबार में सोमपेन है, इसके अलावा अगर आप देखो निकोबारी है,
इसके अलावा जारवा है, ये ट्राइब्स पाई जाती हैं। लगभग 30,000 के आसपास यहाँ पे जनसंख्या अंडमान निकोबार में। इसके अलावा अंडमान निकोबार में 9 नेशनल पार्क हैं, जिसमें अंडमान में अगर आप देखोगे अंडमान में 3 नेशनल पार्क हैं और निकोबार में 6 नेशनल पार्क है। तो 3 अंडमान में, 6 निकोबार में, ठीक है। तो गैलाथला जो नेशनल पार्क है वो आपको निकोबार में मिलेगा। निकोबार में भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है और इसी में सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ें थी हमने यहाँ पर देखी। इसमें स्टेटमेंट क्या करें, इसमें पहले स्टेटमेंट करेक्ट है, इट इज़ होम ऑफ सिस्मिक इनएक्टिव जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये सिस्मिक इनएक्टिव जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का वो सेंटर है, ये बात यहाँ पे गलत है। देखिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर देखो यहाँ पे इनएक्टिव नहीं बल्कि एक्टिव वोल्केनो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर बैरन आइलैंड उसके बारे में आपने सुना होगा, वोल्केनो के बारे में नारकोंडम, तो आपको अंडमान निकोबार में ही देखने के लिए मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय अगर आप देखेंगे ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। और अगर बात करें मानसून सबसे पहले भारत में कहाँ पहुँचे तो अंडमान निकोबार में ही पहुँचता है, जाहिर सी बात है, ठीक। उसके बाद केरला में पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज डेजिग्नेटेड इन 2009 एंड कवर अराउंड 7,770 किलोमीटर। तो शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। 2009 में नामित किया गया था इसे और लगभग 7,770 वर्ग किलोमीटर में फैला है। दूसरा, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनों के लिए प्रसिद्ध है। इट इज़ रियोन्ड इट्स ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है क्या मामला है, ठीक है। क्या मामला है इसके जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ये जान लेते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में है, यूनेस्को ने उससे अभी क्या क्या किया हाल में, उसको यूनेस्को ने WNBR में कंसिडर किया है। अब WNBR क्या होता है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व बेहतर होते हैं, जिनको विश्व में ज़्यादा उनको रिकॉग्निशन देनी होती है, ज़्यादा कंजर्वेशन की आवश्यकता होती है, उसे WNBR में यूनेस्को शामिल करता है। तो एक तो ये पता होना चाहिए कि कौन शामिल करता है, ये तो आपको पता चल गया कि ठीक है यूनेस्को शामिल करता है। अब ये ट्रांस हिमालय एरिया में स्थित है और हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। 2009 में इसको क्या किया गया था, बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था, 2009 में डिक्लेयर किया गया था, ये बात हो गई यहाँ पे। अब भारत में टोटल कितने WNBR हैं, तो 13 के आसपास जो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं उन्हें वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर किया गया यूनेस्को द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क शामिल हो जाएंगे, इसके शामिल होने से तो जो हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली नेशनल पार्क है, एक तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा इसमें। चंद्रा ताल है, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो हिमाचल प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, नेशनल पार्क थे, जैसे पिन वैली नेशनल पार्क, ये भी ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसकी खासियत क्या है कि लगभग 750 के आसपास यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे पौधे पाए जाते हैं, जो इंडेमिक है, जिनमें के आसपास 100 के आसपास इंडेमिक है। तेंदुआ, हिमालयन वेक्स, ब्लू भेड़ यहाँ पे पाई जाती है, नीली भेड़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ये तो यहाँ पे चर्चा में था, कहाँ पे है हमने देख ली, हिमाचल प्रदेश में है। WNBR डिक्लेयर किया गया, 13 WNBR हैं। पिन वैली नेशनल पार्क है यहाँ पे, 2009 में इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। आर्द्र जो सदाबहार है वहाँ पे ये बात यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। यहाँ पे अल्पाइन ग्रास ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो यहाँ पे ठंडा एरिया है, तो आर्द्र शुष्क यहाँ पे परिस्थितियों में से एक है, सबसे ठंडा, ठीक है। इसका एरिया हमने देख लिया, लगभग 7,770 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका पूरा एरिया है। आगे देखें भारत में SII पोर्टल के बारे में, स्टडी इन इंडिया पोर्टल। अब स्टडी इन इंडिया पोर्टल के बारे में स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू एक्सेस इंडिया हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़। तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है जिसके माध्यम से विदेशी छात्र भारत में शिक्षा संस्थानों में पहुंचेंगे। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल इज ऑप्शनल फॉर द फॉरेन स्टूडेंट इनरोल इन इंडियन यूनिवर्सिटी। भारतीय विश्वविद्यालय में नामांकन करने के लिए इस पोर्टल पंजीकरण वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ऑप्शनल नहीं है भाई, कंपलसरी। अगर आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है तो इस पोर्टल में आपको रजिस्टर करवाना होगा। अब ये इनिशिएटिव किसका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, ये तो बात यहाँ पे सही है। इसका पर्पज़ क्या है, एक सिंगल विंडो क्लियरेंस करना, जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं भारत में आए और भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकें, उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस के संबंध में इसको इस्टेब्लिश किया गया ये पोर्टल। अब इसे किसने, UGC ने हाल में क्या किया था, यूनिवर्सिटी जो ग्रांट कमीशन है उसने देश के जितने भी हाई इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें पढ़ने वाले जो सभी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उन्हें कहा गया कि आप सभी को स्टडी इन इंडिया पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये एक कंपलसरी है, ठीक है, जिससे आपको यहाँ की जो सुविधाएं हैं वह भी आपको प्राप्त हो सकेंगी और एक प्रॉपरली डाटा मिल पाएगा। और इससे क्या होगा, SII ID कार्ड तैयार होगा ऐसे स्टूडेंट का जो विदेशी हैं और लेकिन भारत में रह रहे हैं। तो द हिंदू में न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे देखा। तो जो वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, ये इनकरेक्ट है, बल्कि ये कंपलसरी है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एस्ट्रोनॉट्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे क्या स्टेटमेंट है।
हाल में क्या हुआ कि पहली बार जो स्पेस स्टेशन है उसने एस्ट्रोनॉट का 10 साल पूरा यहाँ पे हो गया है भारत में। तो यहाँ पे अगर आप देखो एस्ट्रोसेट जो है उसके 10 साल हो गए हैं। तो एस्ट्रोसेट इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है। ऑब्जर्व द यूनिवर्स साइमल्टेनियसली अल्ट्रा वायलेट्स विजुअल एंड एक्सरे स्पेक्ट्रा। ये पूरी तरह से खगोल के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा जो परावैज्ञानिक किरणें होती है, स्पेक्ट्रा होती है, उसका भी स्टडी करती है। इसको लॉन्च किया गया था 2010 में। ऑपरेटेड फॉर द एग्जैक्टली 5 ईयर एज अ डिजाइंड। इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। इसके 5 वर्षों पर संचालित रहने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्षों के लिए बनाई गई थी। ये स्टेटमेंट पहली बार इनकरेक्ट है भाई। 5 वर्ष के लिए इसको बाद में क्या कर दिया गया था, इसको इन्हेंस करके ज़्यादा कर दिया गया था। ठीक है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, आई थिंक इसको 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो 2010 स्टेटमेंट है ना, सॉरी 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस तो 5 वर्ष था, लेकिन बाद में अगर आप देखिए इसे बढ़ा भी दिया गया है। तो अभी रिसेंट में इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। तो एक तरह से अगर आप देखोगे तो इसका बर्थडे ही मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या था कि जो न्यूट्रॉन स्टार हैं, ब्लैक होल हैं, उनके बारे में स्टडी करना, आउटर स्पेस के बारे में भी जानना, ये सब इसका यहाँ पे पर्पज़ था। और कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स नहीं हैं। कब लॉन्च किया गया था, कितना टाइम हो गया, तो वो तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे जानना। तो हमने यहाँ पर जान लिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की डिस्कशन फिलहाल